हे गाइस, वेलकम टू HR ज्ञान सारा। सो गाइस, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लूसेंट बुक की एक नई सीरीज़, जिसमें गाइस हम लूसेंट बुक के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। इसके बाद गाइस मैं आपको लूसेंट बुक से जितने भी MCQ क्वेश्चन बनेंगे वो आपको करवाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। और जिससे आपको इस बुक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप इस बुक के क्या हो जाए, बेताज बादशाह बन जाएं, ठीक है गाइस। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आज इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंडियन हिस्ट्री को, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री को हमने डिवाइड करा है, इसमें 3 भागों में हमने क्या किया है, डिवाइड करा है। 3 भागों में हमने इतिहास को बांटा है, भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। एक है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। इन 3 भागों में बांटा है। क्यों बांटा है? इसको सरलता से अध्ययन करने के लिए हमने इसे क्या किया है, 3 भागों में बांटा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक है। तो देखते हैं प्राचीन भारत। सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ प्राचीन भारत के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्राचीन जो भारत है उसे देख लेते हैं। तो प्राचीन भारत के संबंध में, जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के संबंध में हमें जानकारियाँ कहाँ से मिलती है, तो देखते हैं जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के संबंध में हमें कहाँ से जानकारियाँ मिलती है। तो धार्मिक ग्रंथ हो गए हमारे, ठीक है। धार्मिक ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है, विदेशों का विवरण होता है, वहाँ से हम जानकारियाँ हमें मिलती हैं, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हमें प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में क्या करते हैं, जानकारी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः 4 स्रोत हैं, ये 4 स्रोत हैं जो हमें क्या करते हैं, हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में हमको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अब एक एक करके इनको देखते हैं। जो आपके धर्म ग्रंथ हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें क्या करते हैं, जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं आपकी, बहुत से अन्य लेख, अन्य जो आपकी क्या है रचनाएं, वो आपको क्या करती है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करती हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण, उस टाइम, पुराने टाइम पे जो भारत आते थे, जो भी यात्री भारत आते थे, वो उसके बारे में कुछ ना कुछ क्या करते थे, अपनी कृतियों में लिखा करते थे, ठीक है। जिससे हमें क्या हो सके, थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल सके कि वास्तव में भारत का जो जनजीवन उस टाइम पर था वो कैसा था। और पुरातत्व संबंधित जो साक्ष्य हैं उसमें आपके जो अभिलेख आते हैं, अभिलेख में क्या था कि जो राजा होते थे वो क्या करते थे, राजा या कोई राजा अपने क्या करते थे, अपने क्या करवा देते थे, या तो कोई सिक्कों का प्रचलन करवा देते थे, ठीक है। या फिर कहीं पर क्या करते थे, किसी नई चीज़ों का निर्माण कर देते थे, ठीक है। नई चीज़ों का निर्माण करवा देते थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, पुराने टाइम के क्या होते हैं कि किस तरीके की वो अर्थव्यवस्था रही होगी, ठीक है। और कहीं पर वो क्या लिखवा देते हैं, अपने बारे में कुछ लिखवा देते हैं, ठीक है। कहीं कोई मंदिर हो गया, वहाँ पर अपने बारे में लिखा दिया, सिक्कों पे अपने बारे में लिखा दिया, पुरातत्व संबंधी जानकारी के अंतर्गत ये चीज़ें आ गई, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले आप धर्म ग्रंथों में आते हैं। तो धर्म ग्रंथों में क्या है, वेद सबसे पहले आपके हैं। वेद कितने हैं आपके, 4 वेद हैं, ठीक है। मैंने बताया कितने वेद हैं आपके, 4 वेद हैं। ऋग्वेद है, उसके बाद है यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और उसके बाद है अथर्ववेद, ठीक है। अगर ऋग्वेद के मंडल की बात करें तो ऋग्वेद में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में मंडल हैं आपके, ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं, ठीक है। और सूक्त कितने हैं, सूक्त माने श्लोक कितने हैं, तो 1028 श्लोक हैं इसमें। ऋचाएँ कितनी हैं इसमें, ऋचाएँ देख लेते हैं। तो ऋचाएँ इसमें 10,462 इसमें क्या है, ऋचाएँ हैं, ठीक है। और ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं उनको पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को कहा जाता है होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को
पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। और जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में टोटल कितने मंडल हैं, 10। तो इन 10 में तीसरे मंडल में क्या है, ये, ठीक है, कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में, ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो वो है तीसरे मंडल में है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद 8वें मंडल में हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं, 8वें मंडल में क्या किया गया है, 10 मंडल हैं टोटल। और उसके जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, ठीक है, उनको किस नाम से जाना गया है, खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, खिल कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो आपके हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको खिल नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो आपका है उसमें आपका गद्य और पद्य दोनों में है। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा है कि जो आपका यजुर्वेद है उनको पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, तो उनको पढ़ने वालों को कहा जाता है अथर्वयु कहा जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति यजुर्वेद को पढ़ते हैं वो पाठकों को क्या कहा जाता है, अथर्वयु कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है सामवेद। तो सामवेद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो ये सामवेद है इसमें क्या है, भारतीय संगीत को जनक कहा जाता है सामवेद को, ठीक है। और सामवेद के जो पाठक होते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, उद्रात्री कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, उद्रात्री कहा जाता है, ठीक है। और सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, ठीक है। सामवेद क्या है, एक गेय रचना है, ठीक है, एक गेय रचना है। गेय मतलब गाई जा सकने वाली क्या है, एक रचना है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद की जो बात करें तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद सबसे पहले बात करें तो अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा था, ठीक है। रोग निवारण, तंत्र विद्या, जादू टोना, साप विवाह आदि में से संबंधित इसमें मंत्र आपको मिलते हैं। और ये जो अथर्ववेद है ये आपका क्या है, दूसरा सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। अब उसके बाद वेदों के बाद आती है बारी आती है वेदांगों की, ठीक है। तो आपके वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। तो वेदांग क्यों बनाए गए हैं, आप वेद तो सभी लोग पढ़ नहीं सकते हैं, जटिल भाषा है तो सभी लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो वेदों को समझने के लिए क्या बनाया गया है, वेदांग बनाया गया है। कितने हैं वेदांग, कितने, 6 हैं, ठीक है। एक है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ठीक है। कौन कौन से, आपसे सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है। ऑप्शन में दे दिया शिक्षा, ज्योतिष, कल्प निरुक्त मतलब कल्प या निरुक्त, ठीक है। शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, और आपको दे दिया चौथा दे दिया है, आपको दे दिया कोई अन्य चीज़ें दे दी, जैसे आपको एक वेद दे दिया यजुर्वेद, सामवेद दे दिया, ठीक है। तो आपको लगेगा ये निरुक्त जो है, निरुक्त आपको क्या लगेगा, थोड़ा अलग लगेगा। आप सोचोगे कि निरुक्त वेदांग नहीं है। आप ये गलतियाँ होती है, ये जो गलतियाँ हैं ना होती हैं, मैंने देखा है इस तरीके की गलतियाँ होती हैं। तो आपको ये 6 के 6 जो आपके ये हैं वेदांग है ये आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद हैं, ठीक है। अब पुराणों की बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या हमारे पास 18 पुराण है, ठीक है। इनके जो रचयिता माने जाते हैं तो उन्हें माना जाता है लोमहर्ष, और उनके पुत्र उग्रश्रवा को क्या माना जाता है, पुराणों का क्या माना जाता है, रचयिता माना जाता है। लोम हर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा को क्या माना जाता है, पुराणों के रचयिता माना जाता है, ठीक है। और सबसे प्राचीन जो पुराण माना जाता है आपका कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है आपका, तो सबसे प्राचीन पुराण है आपका मत्स्य
पुराण है। ठीक है, अब बातें हैं, अब आप इसमें हैं थोड़ा सा ऐतिहासिक ग्रंथों की अगर बात करी जाए तो ऐतिहासिक ग्रंथों में आपके स्मृति ग्रंथ हैं। तो स्मृति ग्रंथ हैं सबसे पहले मनु जी द्वारा लिखी गई मनु स्मृति सबसे प्राचीन क्या है, स्मृति है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो मनु द्वारा लिखी गई है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो मनु स्मृति किस काल में लिखी गई है, तो मनु स्मृति लिखी गई है आपके शुंग काल में लिखी गई है। ठीक है, और एक और स्मृति है नारद स्मृति। ठीक है, तो नारद स्मृति किस काल में लिखी गई है, तो नारद स्मृति आपकी गुप्त काल में लिखी गई है। ठीक है, नारद स्मृति आपकी कौन से काल में लिखी गई है, तो नारद स्मृति आपकी गुप्त काल में लिखी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास जो आपकी हीनायन। ठीक है, जो आपका बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म क्या है, ठीक है, बौद्ध धर्म में हीनायन बौद्ध धर्म का एक क्या है, एक पार्ट है हीनायन। ठीक है, दो पार्ट है, एक हीनायन जो पार्ट है उसका एक प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। ठीक है, कथावस्तु में क्या किया गया है, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र लिखा गया है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें, कल्पसूत्र से हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, जैन धर्म हो गया। और आपको कहाँ से मिलता है, प्राचीन इतिहास के अर्थशास्त्र में जिसके लेखक है चाणक्य। तो चाणक्य में क्या, उसमें क्या मिलता है, अर्थशास्त्र में आपको मौर्यकालीन भारतीय इतिहास का वर्णन मिलता है। जो कल्हड़ की आपकी राज तरंगिणी है उसमें आपको क्या मिलता है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, और अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत आपको चचनामा जो लिखी है अली अहमद ने लिखी है उसमें मिलता है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों में आपको क्या मिलता है, ठीक है, पाणिनि आपको बताना है कि पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चंस है, पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों से हमको क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं, तो सबसे पहले उस टाइम पर पुराने समय में बहुत से अलग अलग जगहों से क्या होते थे, भारत भ्रमण के लिए लोग आते हैं जिनके हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यूनान हो गया, रोमन हो गया, ठीक है, आपके चीन से हो गया, ठीक है, अरब से हो गया, इन सारी जगहों से क्या होते थे, लोग क्या करते थे, भारत भ्रमण के लिए आया करते थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आते थे लोग, तो यूनान से ही लोग आए। ठीक है, उनके सबसे ज़्यादा साक्ष्य हमें वहीं से मिलते हैं, चीन के भी मिलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले यूनानियों के बारे में देख लेते हैं, यूनानियों में देख लेते हैं। सबसे पहला है टीशियस। ठीक है, टीशियस सबसे पहले कौन आया था, भारत, टीशियस भारत आया था। ठीक है, सब टीशियस भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट कौन था, हेरोडोटस था, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। और इसने जो अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में क्या किया है, भारत का उल्लेख किया है, भारत और फारस के संबंधों का क्या किया है, उल्लेख किया है। फिर आए हैं आपके मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था और इसने अपनी पुस्तक लिखी है, अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन संस्कृति का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। ठीक है, फिर है डायमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। सीरियन नरेश डायमेकस था, सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था और किसके दरबार में भारत आया था, तो वो आया था बिंदुसार के दरबार में। क्वेश्चंस आपके किस तरीके से बनेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से बनेंगे कि डायमेकस किस टाइम पे भारत, किसके समय, किस राजा के समय भारत आया था, तो आपको बताना है बिंदुसार के टाइम पे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा पूछेंगे कि किसके टाइम पे भारत आया था। ठीक है, डायोनिसियस जो आपका है, डायोनिसियस जो है अशोक के दरबार में भारत आया था। ठीक है, जो टॉलेमी है, टॉलेमी ने भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है, टॉलेमी ने लिखी है। ठीक है, और प्लिनी है, प्लिनी ने क्या किया है, प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो प्लिनी। ठीक है, प्रथम नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है आप बताएंगे, प्लिनी ने लिखी है। नेक्स्ट है आपके
जो आपके जो ये चीनी लेखक हैं उनकी बात है, तो चीनी लेखक में कौन कौन है, तो चीनी लेखक में सबसे पहले नाम आता है फाहियान का। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, तो फाहियान आया था। किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, और इसने मध्य प्रदेश के बारे में क्या किया है, मध्य प्रदेश की जो आपकी मध्य प्रदेश के बारे में वर्णन किया है, मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो उस टाइम की स्थिति थी उसका वर्णन किया है किसने, चीनी लेखक फाहियान ने। ठीक है, दूसरे नंबर पे है संयोगन। संयोगन ने 518 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था, 518 ईस्वी में भारत आया था संयोगन। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपके वैनसांग, ये जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आया था, तीन वर्षों तक इसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, संयोगन ने, ठीक है, इसलिए आया था। अब वैनसांग है, वैनसांग की अगर बात की जाए तो वैनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। ठीक है, वह हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आया था। ठीक है, वैनसांग। और 629 से वहाँ से क्या हुआ था, 629 में वो क्या था, चीन से क्या हुआ, भारत के लिए रवाना हुआ, और 645 में क्या हुआ, वो भारत से चीन के लिए यहाँ से निकल पड़ा। तो टोटल 15 वर्ष उसने क्या, वो भारत में रहा। उसने भारत में अलग अलग जगहों पर यात्राएं की, और अलग अलग जगहों पर उसने क्या किया, भ्रमण करने के बाद उसने भारत की स्थिति का क्या किया, वर्णन किया, और अपना जो भ्रमण वृत्तांत है उसने लिखा सी यू की नामक एक नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, किस नाम से प्रसिद्ध है, सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो उस टाइम पर जब वैनसांग भारत आया था तो उस टाइम पर नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे, तो आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, कुलपति, सॉरी, उस टाइम पर कुलपति कौन थे, तो आचार्य शीलभद्र जी थे। ठीक है, कुलपति कौन थे, तो आचार्य शीलपति जी थे। ठीक है, इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। ठीक है, इत्सिंग कब आया था, 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। ठीक है, अगर अरबी लेखकों की बात करी जाए तो अरबी में अल बरूनी भारत आया था। ठीक है, और ये आया था मोहम्मद गजनवी के टाइम पर भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के टाइम पर ये क्या क्या आया था, भारत आया था। ठीक है, अब हमारे पास पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ, क्या क्या साक्ष्य, पुरातत्व से हमें जो साक्ष्य मिले हैं उससे हमें क्या क्या जानकारी मिली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अभिलेख इसमें हमें सबसे ज़्यादा मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से क्या है, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं, से वैदिक देवता मित्र हो गया, वरुण और इंद्र तथा नाथ से नासत्य बोलते हैं, नासत्य अश्विनी कुमार को बोला जाता है। ठीक है, के नाम मिलते हैं। ठीक है, इनके नाम हमें मिले, कब मिले थे, ठीक है, कब मिले थे इनके नाम हमें, ठीक है, थोड़ा ये कर लेते हैं। ठीक है, ये मिले हैं हमको 1400 ईसा पूर्व में। ठीक है, दूसरा है कि भागवत धर्म के विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस की वेश नगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। ठीक है, भगवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिला हमें, यवन राजदूत होलियोडोरस के वेश नगर गरुड़ स्तंभ से हमें क्या हुए, प्राप्त हुए भगवत धर्म के विकसित होने के प्रमाण। ठीक है, तीसरा है सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, अभिलेख, ऐरण अभिलेख से हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सर्वप्रथम सिक्कों का जो लेख लिखने का कार्य किस शासकों ने किया, तो वो क्या आपके यवन शासकों ने किया। ठीक है, और अगर बात करें जो रोमन सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो है हमें अरिकमेड़ू कहाँ पर है, पुदुचेरी की क्या है, निकट समीप, वहाँ से हमें क्या मिले, रोमन सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, सिक्के हो गए आपके, ठीक है, अभिलेख हो गया, ये सारी चीज़ें, और प्राचीन जो स्मारक हैं वहाँ से हमें क्या होते हैं, प्राचीन स्मारक, मंदिर, इन सारी चीज़ों से हमें क्या होते हैं, पुरातत्व संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ जो कश्मीरी पाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से हमें क्या मिले, गर्तावास, गड्ढा घर मिले। ठीक है, गड्ढा घर मिले, जहाँ पर मतलब गड्ढा घर क्या है, गड्ढा घर का मतलब ये नहीं, बेसमेंट में क्या होता है, उसमें बेसमेंट में जो क्या होता है, ज़मीन के नीचे घर इस तरीके से था। ठीक है,
उन्हें गड्ढाघर कहा गया। वहाँ जाने के लिए सीढ़ियों के साक्ष्य भी हमें क्या हुए, प्राप्त हुए थे, ठीक है। और भीतरी स्तंभ लेख में होण आक्रमण की जानकारी मिलती है। होण आक्रमण की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो वो मिलती है भीतरी स्तंभ अभिलेख से, ठीक है। आपको बता देते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से और किस किस शासक के टाइम पर ये जो अभिलेख आए थे, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख है, कलिंग राज खाखेल के टाइम पर था, ठीक है। और इस जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र है, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है, तो आपका आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको क्या मिलेगा, भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र मिलेगा। और किसके शासक किसके टाइम पर था ये, कलिंग राजा खाखेल के टाइम पर, कलिंग राज खाखेल के टाइम पर यह अभिलेख हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। और औरों की बात अगर करें तो हमको मिले हैं जूनागढ़ अभिलेख जो था आपके रुद्रदामन के टाइम पर, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख था गोमती बलश्री के टाइम पर, ठीक है। नासिक अभिलेख है, गोमती बलश्री शासक था उस टाइम, ठीक है। उस टाइम नहीं मिले, उसने ये अभिलेख बनवाए थे, ठीक है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त ने, और एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने। जो मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख में आपको मिलता है रेशम बुनकरों की जानकारी हमको किस अभिलेख में मिलती है, तो मंदसौर अभिलेख में मिलती है। ध्यान रखना, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो मिलती है मंदसौर अभिलेख में। और मालवा नरेश यशोधर्मन के टाइम पर हमें क्या है, ये अभिलेख बनाया गया था, ठीक है। मालवा नरेश यशोधर्मन के। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज और इसके शासक के टाइम पीरियड का था। जो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख है वो किसके टाइम पीरियड का था, वो स्कंदगुप्त के था। और जो देवपाड़ा अभिलेख है वो था बंगाल शासकों का, जो भीतरी अभिलेख है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि होड़ों के आक्रमण का हमें क्या मिल रहा था, इसमें जानकारी इसमें हमको मिली। अब बात करी जाए आपकी नेक्स्ट प्रागैतिहासिक काल की, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्रागैतिहासिक काल में आपको पूर्व पाषाण युग, ठीक है। पूर्व प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहली बात देख लेते हैं कि इसमें क्या है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो उस टाइम उनकी जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में, ठीक है। और पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, ठीक है। पूर्व पाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सारे प्रागैतिहासिक काल में ही आते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई, वह उसने कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया। सवाल उठता है कुत्ते को ही उसने पालतू क्यों बनाया होगा, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पर मनुष्य की जो जीविका का मुख्य आधार था वो क्या था, मैंने अभी आपको बताया, वो था उनका शिकार ही उनकी जीविका का उस टाइम पर मुख्य आधार था। और कुत्ता क्या है, शिकार में माहिर होता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, कुत्तों को क्या किया, सबसे पहले अपना पालतू बनाया है, ठीक है। और मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबे धातु का सबसे पहले उसने यूज करा। और उसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था, ठीक है। कुल्हाड़ी बनाई, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या हुआ, नुकीले पत्थरों से क्या बनाई, कुल्हाड़ी का निर्माण करा, ठीक है। अगर कृषि की बात करी तो कृषि नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। कृषि की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो नवपाषाण काल से। और कृषि की में सबसे जो प्राचीनतम फसलें हैं वो आपकी गेहूं और जौ थी, ठीक है। गेहूं और जौ आपकी कृषि की सबसे प्राचीनतम फसलों के रूप में मान सकते हैं, जिनके हमें अभी तक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे अगर पल्लावरम नामक स्थान पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियों की खोज हुई। यहाँ पर हमें क्या मिले, पुरापाषाण कलाकृतियाँ मिली, ठीक है। और जो मैंने अभी बात बताया, पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने हुए थे, वो बने हुए थे आपके
पत्थर के बने हुए थे, ठीक है। और भारत का प्राचीनतम जो नगर था मोहनजोदड़ो था, ठीक है। अब अभी हमारा यहाँ पर ये हो गया है, ठीक है। प्राचीन भारत जो प्राचीन इतिहास के जो मुख्य स्रोत हैं वो हमने देख लिया, प्रागैतिहासिक काल हमने देख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा गाइस, उसमें हम देखेंगे, उसमें जो हमारा होगा वो होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसमें हम क्या देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड फैक्ट हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राचीन भारत के जो मुख्य स्रोत थे वो हो गया, और प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज़ आज की ये वीडियो बस यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।